श्री गुरुभ्यो नमः। सत्रेऽस्मिन् समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। कृदन्तप्रकरणं प्रचलति। अद्यतनसत्रे कृदन्तप्रकरणस्य सूत्रं वर्तते। अनुपसर्गा लिम्प विन्द धारि पारि वेद्य देजि चेति साति साहिभ्यश्च। स्क्रीन दृश्यते? स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? हाँ, तो सूत्र है, पुस्तक में भी है, लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी में सूत्र है अनुपसर्गाल लिम्प विन्द धारि पारि वेद्य देदि चेति साति साहिभ्यश्च। पूरा सूत्र यहाँ लिखा है मैंने। सूत्र का अर्थ है अनुपसर्गेभ्यः लिम्पादिभ्यः शप प्रत्ययो भव। ठीक है, उपसर्ग रहित लिम्पादि जो धातु हैं उनसे श प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? श प्रत्यय होता है। ठीक है, अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं धातु क्या है, तो उदाहरण क्या क्या बनेंगे। उदाहरणानि लिम्पतीति लिम्पः। क्या दिया है उदाहरण? हाँ, लिम्पतीति लिम्पः मतलब लिप उपदेह धातु है, लिप धातु। लिप धातु से श प्रत्यय कर लिया। ठीक है, लिप धातु से क्या कर लिया? क प्रत्यय नहीं, श प्रत्यय। हाँ, श प्रत्यय हो जाएगा। लिप धातु से श प्रत्यय कर लिया। श प्रत्यय करने के बाद क्या बचेगा बताओ? श का अनुबंध लोप कर लो, है ना। श का अनुबंध लोप करने के बाद फिर अ बचेगा। तो लिप अ ये स्थिति है। लिखती हूँ मैं यहाँ पे, समझ में आएगा। चलो ठीक है, नीचे नीचे यहाँ आता तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ चलो आगे। हाँ, क्या है? लिप और अ ये स्थिति है आपकी। ठीक है, लिप अ, लिप अ इस स्थिति में हमने श प्रत्यय किया था ना। श प्रत्यय करने से ये शित था, शित होने के कारण से सार्वधातुक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब एक सूत्र है तुदादिभ्यः शः। मैंने नीचे लिखा है देखो, तुदादित्वात् शः मतलब तुदादि गण में जो पठित धातु है उनसे श एक और विकर्ण प्रत्यय कहते हैं। ये वाला जो श प्रत्यय है ये तो धातु से श प्रत्यय विधान कर दिया गया लिम्पादि धातुओं से। एक और है गणशः जो विकर्ण प्रत्यय होते हैं, मतलब तुदादि गण से श होता है। ठीक है, अदादि गण में शप होता है और जुहोत्यादि गण से श्लू होता है। ऐसे धातु पाठ के अनुसार जो गण हैं उनसे विशेष प्रत्यय विधान किए गए हैं, उनको कहते हैं विकर्ण प्रत्यय। तो ये लिम्प धातु भी तुदादि गण में पठित है, इसलिए तुदादिभ्यः शः से लिप धातु से फिर से श प्रत्यय हो जाएगा। तो वो भी लिप धातु के और श प्रत्यय के बीच में बैठेगा श। समझ में आया? तुदादित्वात् शः, तुदादि गण में पढ़े जाने से श हो जाएगा। और ये जो श प्रत्यय था वो अनुपसर्गेभ्यः लिम्पादिभ्यः श प्रत्यय होती, मतलब अनुपसर्गा लिम्प विन्द इस सूत्र से श प्रत्यय हुआ। तो दो आपके श प्रत्यय हो गए। एक श प्रत्यय कृदंत कृत प्रत्यय है और एक श आपका विकर्ण प्रत्यय, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आई बात? जो हमने ये वाला प्रत्यय किया था ये श कृत प्रत्यय है और बाद में जो हमने ये वाला श किया है वो श विकर्ण प्रत्यय है। होगा कुछ नहीं, दोनों का ही अ ही शेष रहेगा। ठीक है, अब इस विकर्ण श प्रत्यय का भी हम अनुबंध लोप करने के बाद करेंगे तो
अ ही अवशेष रहेगा। ठीक है ना। अब इस श के परे रहते शे मुचादी नाम सूत्र है, नीचे देखो यहाँ लिखा है मैंने, शे मुचादी नाम इति नुम, मतलब श के परे रहते मुचादी दो धातुएं हैं, मुचादी गण की जो धातुएं हैं उसमें लिप भी पढ़ा गया है, तो उसमें नुम आगम होता है। नुम आगम कहा जाने से अब लिप में नुम हो गया, तो नुम अंतिम अच से परे बैठेगा क्योंकि मित है, तो मिदचोन त्याग परह, मित आगम अंतिम अच से परे होता है। तो लिम्प में नुम मित होने से अंतिम अच क्या है, लिप जो है हलंत धातु है ना। अंतिम अच क्या है, ल में ई अंतिम अच है, इस अंतिम अच के बाद में नुम स्थित हो जाएगा, तो स्थिति क्या रही, स्थिति क्या रहेगी बोलो, ली नुम और प और आगे श और श का अ। ठीक है, ये आपकी स्थिति है। हाँ जी। अब यहाँ पे नुम में अनुबंध लोप मतलब इत्संज्ञा इत्यादि करनी है, तो इत्संज्ञा इत्यादि करने के बाद क्या अवशेष रहेगा, नुम में म की इत्संज्ञा कर दो हलंत्यम, नुम में जो उ है उसकी उपदेश जननासिक इत से इत्संज्ञा हो जाएगी, तो बचा आगे आधा न। ठीक है, लिन प और श अ। ठीक है, न को नश्चापदांत से झली से अनुस्वार हो जाएगा, और अनुस्वार को फिर उसके बाद अनुस्वार से यही पर सवर्ण, हल संधि आप पढ़ रहे हैं आजकल, हल संधि पढ़ाई जा रही है, कौन पढ़ा रहा है? नहीं पढ़ा रहा है कोई अभी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो समझ जाए। हाँ हाँ, क्या बोला विभव, नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है ये समझने में। हाँ ठीक है ना, तो पढ़ी होगी पहले भी, तो अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा कि परसवर्ण हो जाता है, मतलब प अगर बाद में है तो प का पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो प बाद में है तो प का पंचम वर्ण क्या है, म, तो उस अनुस्वार को म हो जाएगा। इस प्रकार बना लिम्प, क्या बना, लिम्प, मिला दीजिए, लिम्प बन गया। अब लिम्प श अ, ये स्थिति है, श प्रत्यय जो हमने किया था तुदादी गण में पढ़े होने से उसका अनुबंध लोप कर दिया, इसका भी बच गया अ। ठीक है, अब अतो गुणे से आप पररूप कर दीजिए, दोनों अ और अ मिला करके अ ही शेष रह जाएगा, पररूप संधि। ठीक है, तो लिम्प अ, अब इस अ को आप प के साथ संयोग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लिम्प। अब ये लिम्प शब्द कृदंत शब्द है, कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा सु और ऋत्व विसर्ग हो करके लिम्पह बन जाता है। क्या बन जाता है, लिम्पह। बना कि नहीं, सुनाई नहीं दिया, किसी ने कुछ बोला शायद, एक बार कह रहे मैम, फिर से इसको बता दीजिए। एक बार फिर से बता दें। अच्छा कहाँ डाउट है ये बताओ पहले, क्या समझ में नहीं आया। जब नुम करते हैं ना मैम, हाँ और अनुबंध लोप करके बाद लिम्प लिम्प अ रहता उसके बाद में। अच्छा, नुम के बाद, नहीं, नुम कर दिए उसके बाद स्थिति रहती है लिम लिम्प लिम हाँ 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 अ। ठीक है ठीक है, ली नुम का न है, ठीक है, उसके बाद जी प, फिर उसके बाद जी सुदादि गण में पठित होने से श, विकरण प्रत्यय का अ, और अनुपसर्गा लिंग विंद, इस सूत्र से हमने कृत प्रत्यय श किया था उसका अ। यहाँ पे नश्चा पदांत से झली, इस सूत्र से न को अनुस्वार हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। अनुस्वार का मतलब समझ रहे हो, ऊपर बिंदु, जी ठीक है, ऊपर बिंदु हो गया नश्चा पदांत से झली, इस सूत्र से अब उस अनुस्वार को परसवर्ण हो जाएगा। परसवर्ण मतलब पर जो वर्ण है, पर में क्या है, प है,
ठीक है, उस प का सवर्णी आदेश हो जाएगा। मतलब प का सवर्णी पंचम वर्ण म होता है, तो उस अनुस्वार के स्थान पे अनुनासिक पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा, तो प फ ब भ म हो जाएगा। अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण म आ जाएगा। ये हल संधि का सूत्र है। ठीक है, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, अनुस्वार को यय के परे रहते परसवर्ण होता है। ठीक है, एक बार हल संधि के सूत्र को खोल करके वहां के जो उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों को देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, शांतः बनता है वहां पर। हाँ, शांतः बनता है ना, तो शाम म को अनुस्वार होता है और आगे त है, इसलिए त का परसवर्णी तथा दधा न हो जाता है अनुस्वार को, तो शांतः बन जाता है। जी। ठीक है, समझ में आया? हाँ, आ गया। या फिर से बताऊं? हाँ, पहले वो क्या बोलते हैं, नूम हो जाएगा, फिर नूम के नकार को नश्य पदांतस्य झली से अनुस्वार हो अनुस्वार जाएगा, हो जाएगा। फिर उसके बाद अनुस्वार से परसवर्णा से परसवर्ण हो जाएगा। और वो परसवर्ण बस होगा पंचम वर्ण, प फ ब भ पंचम वर्ण। म। मतलब बाद में जो शब्द है, अनुस्वार के बाद जो वर्ण है उसी का पंचम जी। वर्ण होगा। अनुस्वार जैसे के बाद जो वर्ण है। हाँ, जैसे शाम म को अनुस्वार किया तो अनुस्वार के बाद में त थ द ध त है ना, इसलिए त का पंचम वर्ण त थ द ध न हो जाएगा। ठीक है, जी। दंडह में दम है, दम में म को अनुस्वार हो गया, जैसे यहाँ लिख के बताती हूँ समझ में आएगा। द में दम म को अनुस्वार कर लो तो दम दम बन गया। ठीक है, आगे दम है आपका ड। द। ठीक है, अब ड क्या है, ट ठ ड ढ में आता है, तो ट ठ ड ढ का जो पंचम वर्ण है वो आप अनुस्वार के स्थान पे आदेश कर दो, तो दंडः बनेगा, दंड शब्द बनेगा। जी। समझ में आया? ये है अनुस्वार से यही परसवर्ण, इसको कहते हैं परसवर्ण संधि। ठीक है, ये हल संधि के अंतर्गत आती है ना। तो इस प्रकार आपका लिंप अतो गुण से पररूप, मतलब अ और अ मिलकर के सवर्ण दीर्घ नहीं होगा बल्कि अ ही रह जाएगा। हाँ, पररूप संधि इसको कहते हैं। तो अ और अ मिलके आ नहीं होगा, अ ही रह जाएगा। और जब अ ही, हाँ अतो गुणे सूत्र लगेगा यहाँ पे हाँ, अतो गुणे से पररूप हो जाएगा। ठीक है, अतो गुणे से पररूप हो जाएगा, अ और अ मिलके अ ही रह जाएगा। फिर लिंप अ ऐसा रहा, मिल करके लिंपह बन गया। समझ में आया? अब आगे चले। जी। हाँ, आगे क्या है, लिंप विंद, विंदतीति विंदः, धातु है विद्री लाभे, विद्री धातु क्या है, हाँ, विंदः भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे आपने लिंपह बनाया है। चलो बनाते हैं, विद्री लाभे, विद्री धातु है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे री की उपदेशे जरनासिक री अच है ना, जी। री अच है कि नहीं, ई आ ई उ री है ना, तो उपदेशे जरनासिक इत, इससे अच के री की इत संज्ञा हो जाएगी, बचेगा विद। समझ में आया? संदेह मत होना कि री की इत संज्ञा किससे हुई, री पूरे की अच होने से इत संज्ञा हो जाएगी। फिर उसके बाद विद बचा। अब विद जैसे आपने लिंपा बनाया था लिप से, सेम वैसे ही तुदादी होने से, नहीं पहले री का क्या वो बोल रहे थे, आवाज नहीं आ रही। री की री अच है ना, आ ई उन री अच होने से
उपदेशे जनुनासिक इच से अच की इच संज्ञा हो जाएगी, मतलब री की इच संज्ञा और लोप हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा विद। हाँ, अब विद धातु से जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं, कौन सा, हम कौन सा सूत्र पढ़ रहे हैं अभी, बोलो। ये वाला सूत्र पढ़ रहे हैं, अनुपसर्गाल लिंप विंद धारी पारी वेद द्विवेदी चेटी साती साहिभ्यश्च, इनमें सभी धातुओं का परिगणन किया है। ठीक है, इन सभी धातुओं से श प्रत्यय होता है। तो अब यहाँ आई विद धातु, विद धातु से भी हमें श प्रत्यय करना है, तो विद और श। ठीक है, विद और श प्रत्यय कर दिया। अब श का अनुबंध लोप कर लीजिए, अबचा। अब विद अ इससे फिर से तुदादी गण में होने से तुदादी श से श कर लीजिए, विद श अ है, और शेव उचादी नाम से नुम आगम कर लीजिए आप, विद नुम का न और श। न को अनुस्वार, अनुस्वार को परसवर्ण, परसवर्ण क्या होगा, त थ द ध न ही होगा। ठीक है, तो विंद क्या बन गया आपका, विंद, श का अनुबंध लोप, विंद अ रहा। समझ में आ रहा है ना, विंद अ। अब अतो गुणे से पररूप करके आपका बन जाएगा विंद अ। आप अ को मिला लीजिए, आपका शब्द बन जाएगा विंद। अब ये कृदंत होने से सु आ जाएगा, सु आकर के ससुर ऋतु विसर्ग हो जाएगा, विंदह बन जाएगा। समझ में आ रहा है विभव? जी हम्म, इस प्रकार नुम आगम होकर के विंदह बन जाएगा। ठीक है, श प्रत्यय हुआ है इतना याद रखो, और नुम आगम हो गया है। ठीक है, अब आगे चलें। धारयती धारयः, धारयः बनाना है हमें, ध्रीन धारणे धातु है, इससे श प्रत्यय हो जाए, पहले श प्रत्यय करने से पहले हम ध्री धातु से हेतुमण्यन्तात् श प्रत्ययः, शप गुणायादेश नीचे लिखा है मैंने, मतलब हेतुमति च से हम ध्री धातु से निच प्रत्यय करेंगे। निच प्रत्यय करने के बाद वृद्धि वगैरह हो करके क्या बनेगा आपका, धारी बनेगा। क्या बनेगा, धारी बन जाएगा निच प्रत्यय करके। ठीक है, अब धारी ये आपकी धातु है, सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होगी। धारी इस धातु से आप श प्रत्यय करेंगे, जो आप सूत्र पढ़ रहे हैं, अनुपसर्गा लिंपा विंदा धारी, सूत्र में पढ़ा है धारी। ठीक है, उससे आपने श प्रत्यय किया, श। ठीक है, धारी श, श का अनुबंध लोप कर लीजिए, बचेगा धारी अ। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले विकरण श प्रत्यय किया था ना लिंप में तुदादिगण में होने से, वैसे ही यहाँ कर्तरी शप से शप विकरण प्रत्यय करेंगे। ठीक है, शप विकरण प्रत्यय करने से क्या होगा, तो कह रहे हैं धारी शप और अ, आपकी स्थिति ऐसे रहेगी, धारी शप अ, ये प्रक्रिया है। ठीक है, शप में प का अनुबंध लोप कर दीजिए, श बचा, श के श का अनुबंध लोप कर दीजिए, फिर से यहाँ पर भी अ ही बचेगा। ठीक है, तो रहा धारी अ अ। अब यहाँ पे गुण कर दीजिए, सार्वधातु का अर्ध धातु कयो हो, इससे धारी के ए को ए गुण हो जाएगा, सार्वधातु का अर्ध धातु कयो हो, इस सूत्र से धारी के ई को ए गुण हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ए गुण हो गया। अब यहाँ पे कौन सी संधि लगेगी बताओ, अच संधि का सूत्र लगाओ, अयादी कर दीजिए, अयादी हो जाएगा। वेरी गुड, एचो जवाया वैसे अयादी संधि हो जाएगी, तो धारय बन जाएगा, बन जाएगा धारय, धारय अ अ। अब ये अब अतो गुणे से पररूप कर दीजिए, दोनों मिलाकर के अ हो जाएगा, तो धारय बन जाएगा। ठीक है, धार। अब ये कृदंत होने से प्रातिपदिक सु आ जाएगा, ऋत्व विसर्ग धारयः।
जी। ठीक है। ऐसे ही अब आगे चलो, आगे क्या है, धारी पारी। धारी, आगे सूत्र में क्या पढ़ा है, पारी। पारयती इति पारयः। एक धातु है पार धातु और एक धातु है प्रीपालन पूर्णयोः। तो पार धातु का भी पारयः बन जाएगा और प्री धातु का भी पारयः बन जाएगा। अंतर ये है कि पार धातु चुरादी गण से निच हो जाएगा और प्री धातु में हेतुमती च से अनिच हो जाएगा। ठीक है, तो अनिच होने के बाद में तो प्री का भी पारी बन जाएगा और पार का भी क्या बन जाएगा, पारी बन जाएगा। दोनों का ही पारी बन जाएगा। तो हम प्रक्रिया बनाते हैं, पारी, समझ में आया। पार धातु से अनिच किया तो पार, एक मिनट, हाँ, पार और निच का ई बचेगा, ई मिला लीजिए आप र में ई मिला लीजिए, पारी बन जाएगा। ठीक है, और प्री धातु को भी वृद्धि होकर के पार, री को आर वृद्धि, जैसे प्री को कारकः में कार किया था वैसे ही प्री को पार हो जाएगा, पारी बन जाएगा। ठीक है, अब पारी इस धातु से हम जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं, अनुपसर्गा लिम्पा विंदा धारी पारी, इससे श प्रत्यय हो जाएगा और शप प्रत्यय हो जाएगा। वैसे ही सेम जैसे हमने धारयः बनाया था, गुण करके पारे पारयः, अयादेश करके पारयः बन जाएगा। समझ में आया? नहीं तो फिर लिख के बताओ। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बताओ। रहेगा ना, हाँ बोलो। पारी धन सा रहेगा, पारी धन, हाँ श रहेगा ना, ऐसे रहेगा बिल्कुल। और इसके बाद ये क्या बोलते हैं, सार्ध धातु संज्ञा हो जाएगी, सार्ध धातु संज्ञा हो जाएगी। फिर कर्तरी शप, इससे शप आ जाएगा, शप विकरण हो जाएगा। हाँ शप विकरण हो जाएगा, बिल्कुल। बोलो आगे बोलो, वेरी गुड। फिर स्थिति हो जाएगी पारी अ अ, हाँ, अनुबंध लोप होकर के पारी अ, और शब्द का भी अनुबंध लोप होकर के अ ही अवशेष रहेगा। उत्तम, हम आगे बताओ। सार्वधातु का अर्ध धातु का योग गुण हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, पारे बन जाएगा। पार, हाँ, फिर उसके बाद एक कार जो है उसके स्थान पर अय आदेश हो जाएगा, आदेश हो जाएगा तो पारय बन जाएगा। बन गया। अब अतो गुण से परलोप कर लीजिए, पारय बन गया, है ना। जी आसान ही है। ठीक है, अब आगे चले हम। जी। हाँ, अब आगे क्या है, वेदयः, वेदयति इति वेदयः। विद चेतनाख्यान निवासेषु इति चुरादिः। चुरादि गण की धातु होने से चुरादिभ्यो णिच। ठीक है, जी चुरादिभ्यो अणिच प्रत्यय कर लेंगे। चुरादि गण में धातु पठित होने से चुरादि गण की धातुओं से अणिच प्रत्यय हो जाता है। तो विद धातु से अणिच प्रत्यय कर लिया हमने, क्या बन गया, विद धातु से अणिच प्रत्यय करके विद, निच का बचेगा ई, अनुबंध लोप करके ई बचा। ठीक है, अब निच आर्ध धातुक है, निच आर्ध धातुक है क्योंकि तिंग नहीं है और शित भी नहीं है, और तिंग और शित से भिन्न जो भी है उनकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है ना। आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। फिर उसके बाद उगंत लघु पधस्य च, उपधा में लघु संज्ञक ह्रस्व इकार है ना, अंतिम अल से पूर्व अल इकार की उपधा संज्ञा है। जी जी। उस उपधा ई को उगंत लघु पधस्य च से गुण कर लेंगे। वी को ई को ए गुण हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? जी मैम, उपधा में ई है और ई को गुण हो जाएगा।
हाँ, विद में जो उपधा में ई है, उस ई को गुण हो जाएगा पुगंत लघु पदस्य च से, गुण होकर के वेद रहा। अब ई का आप संयोग कर लीजिए, बन गया वेदी। ठीक है। अब वेदी की सनातनता धातु वैसे धातु संज्ञा, और धातु संज्ञा होकर के अनुपसर्गा लिंपा विंद धारे पारी वेदी, इस सूत्र से श प्रत्यय कर लिया। सनादंता धातवा से मैम धातु संज्ञा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सनातनता धातवः से धातु संज्ञा हो जाएगी, उसी से धातु संज्ञा होगी। फिर वेदी को धातु मान करके श हाँ प्रत्यय कर जी। लेंगे। ठीक है। अब श की श प्रत्यय हमने कर लिया। श प्रत्यय करने के बाद फिर कर्तरी शब्द अनुबंध लोप कर लीजिए। अनुबंध लोप करने के बाद हाँ वेदी है, फिर वेदी के ई को भी गुण कर लीजिए आप, सार्वधातुक अर्धातुक से गुण कर लीजिए। ए हो जाएगा गुण, वेदे वेदय अवेदयः बन जाएगा, जैसे पहले हमने बनाया गुण अयादेश करके वेदयः बन जाएगा। ठीक है। जी जी अब आगे चलें। जी। एज्री कंपनी उदेजयति इति उदेजयः, एज्री कंपनी धातु है और उद उपसर्ग है। उद उपसर्गात हेतुमण्यन्तात् रूपम, यहाँ लिखा है मैंने। ठीक है। तो उद उपसर्ग रख लो। उद उपसर्ग है, एज्री जी धातु है, एज्री धातु, और इस सूत्र से नहीं, हेतुमत से अनिच कर लो, निच का बचा ई। ठीक है। एज्री के अनुबंध का री की संज्ञा कर लो, एज उद एज ई, संयोग कर लो, क्या बनेगा, मिला दो सबको, जी ए को द में मिला दो, जी। उदय बन जाएगा। उदेजी हाँ, उदेजी बन गया। ठीक है। जी उदय और ई को ज में मिला लिया तो क्या बन गया, उदेजी, ऐसा बन जाएगा। अब उदेजी की धातु संज्ञा करके आप उदेजी से श प्रत्यय ले आएंगे। जी अब जी के ई को फिर आप गुण कर लेंगे, सार्वधातुक अर्धधातुक ऐसे गुण कर लेंगे, तो ई को ए गुण हो जाएगा, ए को अयादेश होकर के उदेजयः बन जाएगा। जी। कोई संदेह। एजति, एजति रूप बनता है, एजति एजतः एजंती मतलब कंपति, एजति मतलब कंपति। ठीक है। उदेजयति इति उदेजयः। ठीक है। जी जो कंपित होता है, बहुत उत्कृष्ट रूप से कंपन होता है जिसका, उसको कह दिया उदेजयः। आगे चलें। जी चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। चेतयति इति चेतयः, चिति संज्ञाने धातु है, चिति धातु से चुराद, यहाँ देखो लिखा है मैंने, चुरादि ण्यन्तात् रूपम। ठीक है। चुरादि गण में अणित होने से चित ई, चिति, ची के ई को गुण कर लो चेती, चेती के ई को फिर गुण कर लो चेतय, चेतयः बन जाएगा। लिख के बताऊं, लिख के बताना है। देखो चिति धातु है, चिति के ई की आप अनुबंध लोप कर लीजिए तो चित बचेगा, चित्त से आपने अणिच कर लिया, ई है, अब ई को द में मिक्स कर लीजिए, ध्यान से देखो। ठीक है। तो चिति रहा। अब चिति से श प्रत्यय कर लिया आपने, जिस सूत्र से आप पढ़ रहे हैं उसी सूत्र से, चिति श। ठीक है। अब उगंत लघु पदस्य से च से ची के ई को गुण हो जाएगा, चे बन जाएगा, चेती बन गया। ठीक है। हाँ, अब ती में जो ई है उसको सार्वधातु कार्धातु के से गुण हो जाएगा, चेते बन जाएगा। अब श का अ बचा है, अच पर रहते अयादेश हो जाएगा, ए को अय हो जाएगा, तो चेतय बन गया। अब अ मिला दीजिए, चेतयः बन गया, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है। चेतयः। अब इसी प्रकार से सातयः, साती धातु है, साती ही इति सौत्रो धातु, सूत्र में पढ़ी गई धातुओं को सौत्र कहते हैं। सभी धातुएं धातु पाठ में पढ़ी गई हैं। ठीक है। कुछ धातुएं हैं जो सूत्र में ही डायरेक्ट पढ़ दी हैं पाणिनि ने, धातु पाठ में नहीं पढ़ी हैं,
उनको कह दिया सौत्र धातु। तो उनमें से सात ही भी एक ऐसी ही धातु है। सात ही मतलब सात ही सुखार्थ, सुख अर्थ में साती धातु है। तो सातयः, सातयति इति सातयः, जैसे चेतयः बनाया है वैसे ही आप सातयः बना देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। साहयः, शहमर्षणे धातु है। शहमर्षणे का शह का सह बन जाएगा और वैसे ही साहय हेतु मत निच और चुरादे निच होकर के साहयः बन जाएगा। आगे चलो एक और सूत्र हम पढ़ लेते हैं, अभी हमारे पास 7 मिनट का टाइम है। ठीक है, आगे का सूत्र है ददाति दधात्युर विभाषा। ददाति और दधाति इन दो धातुओं से विकल्प से श प्रत्यय होता है। ददाति में कौन सी धातु है बताओ? ददाति में दा धातु। दा धातु, दुदाएं दानी, ठीक है, और दधाति में धा धातु है। ठीक है, इन दोनों धातुओं से श प्रत्यय विकल्प से होता है। विभाषा, तो विकल्प से प्रत्यय होता है मतलब एक विकल्प में प्रत्यय क्या होगा? तो कहा पक्षे वक्ष्यमाणः अणः, मतलब एक बार न प्रत्यय होगा और एक बार श प्रत्यय होगा, ये दोनों प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो उदाहरण क्या बनाया श प्रत्यय का, देखो ददह और दधः। दा धातु से बनाया ददह और धा धातु से बनाया दधः। अणा प्रत्यय करके बनाया दायः और धायः। ठीक है, तो क्या कैसे बनाया है देख लो। दा धातु है आपकी, दा धातु से कहाँ चला गया? श प्रत्यय हो जाएगी। हाँ, दा धातु से ददाति दधाति और विभाषा, इस सूत्र से आप श प्रत्यय कर लीजिए। क्या कर लिया आपने? श प्रत्यय कर लिया, दा और श। जी, ठीक है, ऐसे ही आप धा धातु भी रख लीजिए, धा और श दोनों धातु में रख लीजिए। अब कर्तरी शब्द से शप प्रत्यय कर लीजिए, विकर्ण प्रत्यय। शप, धा शप श और दा शप और श। जुहोत्यादि गण में पढ़ी ये धातु है, दा धातु और धा धातु। जुहोत्यादि गण में पढ़े जाने से जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, इस सूत्र से शप का श्लु हो जाता है। श्लु मतलब अदर्शन हो जाना। प्रत्ययस्य लुक श्लु लुकः, प्रत्यय के अदर्शन को ही लुक कहते हैं, प्रत्यय के अदर्शन को ही श्लु कहते हैं और शप भी कहते हैं। तो शप प्रत्यय का अदर्शन हो जाएगा मतलब श्लु हो गया, तो फिर से दा और श ही रहा। तो प्रयोजन क्या है? पहले तो शप किया और उसके बाद शप का श्लू भी कर दिया। क्या मतलब है इसका? तो कहा श्लू करने के कारण से द्वित्व हो जाएगा, दा को द्वित्व हो जाएगा, मतलब दो बार दा का उच्चारण होगा। क्या? दा और श, ये स्थिति रह जाएगी। शप का श्लू किया है इस कारण से एक सूत्र है श्लौ, उस सूत्र से द्वित्व हो जाता है, मतलब द्विवारम उच्चारणम। तो दा दा श, धा श, ये है स्थिति आपकी। अब आपको पता है द्वित्व होने के बाद पहले की अभ्यास संज्ञा हो जाती है पूर्वाभ्यासः, अभ्यास होने के बाद उसको ह्रस्व हो जाता है, मतलब द बचेगा। दा द्विमात्रिक है ना, जी, तो उसको एकमात्रिक ह्रस्व हो जाएगा, वैसे ही धा को भी एकमात्रिक ह्रस्व हो जाएगा। द दा श, ध धा श। अब श्नाभ्यस्तयोरातः एक सूत्र है, इससे आकार का लोप हो जाएगा। धा के आ का लोप हो गया तो आधा द रहा, ऐसे ही धा के आकार का लोप हो गया तो आधा ध रहा। ठीक है, अब श का हमने अनुबंध लोप पहले नहीं किया, तो आप अनुबंध लोप करने के बाद क्या बचा? अ। ठीक है, अब आप संयोग कर लीजिए, दद बन गया, ऐसे ही दध बन गया। बना कि नहीं बना? जी, ठीक है, अब कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा कर लीजिए, प्रातिपदिक संज्ञा करके सु ले आइए, ददह और दधः। क्षम्यता, मैंने धधः में पहले द को द नहीं किया। ठीक है, हलादि शेष से शेष होने के बाद जब ध रहा तो इसको अभ्यास चर्चा से चर आदेश हो जाता है, मतलब ध को द हो जाता है, ये भी आप हल संधि में पढ़ेंगे। ठीक है, दधः बन गया इस प्रकार आपका, ददः दधः बन गया। अब आता है दायः और धायः।
वही धातु है सेम आपकी दा धातु और धा धातु। यहाँ पे हम क्या प्रत्यय करेंगे, दायह धायह में ण प्रत्यय करेंगे, प्रत्यय करते। ठीक है। तो धा धातु से ण प्रत्यय करो, धा और ण, ऐसे ही दा धातु से ण प्रत्यय करो, दा और ण। ण में आप इत्संज्ञा करेंगे ण की, क्या बचेगा, अ बचेगा। अ बचेगा तो ये ण क्या हुआ आपका, णित हुआ। ण क्या हुआ, णित। णित हुआ। णित होने से अब आकारांत धातु से हमने पहले पढ़ा है आतो युक्त चुन कृतो हो, दायक हमें पढ़ा था, ठीक है। आकारांत धातु से क्या हो जाता है, युक आगम हो जाता है, ठीक है। आकारांत धातु से युक आगम हो जाता है, तो हम युक आगम कर लेंगे। युक आगम का, अब युक आगम है ये, इस युक आगम का आधा य बचेगा, तो दाय अ। ऐसे ही धा धातु से भी युक आगम कर लीजिए, धाय अ। आई बात समझ में, कोई संदेह है, नहीं। ध्यान से देखो, कोई संदेह है तो पूछो। संयोग करने के बाद बन जाएगा आपका दाय और धाय, बन जाएगा कि नहीं। कोई संदेह है तो पूछो, नहीं तो कृदंत होने से फिर प्रातिपदिक संज्ञा सु आकर के दायः और धायः, ये दोनों शब्द बन जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार ददाती और दधाती धातुओं से श प्रत्यय होगा, विकल्प से एक पक्ष में श होकर के ददह और दधः बन जाएगा, और एक पक्ष में ण होकर के दायः और धायः बन जाएगा, ठीक है। तो ददाती इति ददः मतलब देने वाला, दायः मतलब देने वाला, ठीक है। दाय भाग हम पढ़ते हैं ना धर्मशास्त्र में, दाय भाग, तो ददाती इति दायः, ठीक है। ऐसे ही दधाति इति दधः और दधाति इति धायः। समझ में आया। जी। कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है तो हमारे पास थोड़ा सा समय है, फिर सेशन आपका खत्म हो जाएगा, देख लो एक बार। हाँ इसका भी बोलो। अर्थ मैम, जो दायः धायः बनाएंगे इसका भी अर्थ कर्तार्थ में ही बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल, देने वाला, ददाति इति ददः, यह ददाति सह ददः, यह ददाति सह दायः, देने वाला ही जी। कहलाएगा। दायः मतलब देने वाला, जी। ददः मतलब भी देने वाला, ठीक है। प्रक्रिया समझ में आई तो ठीक है, नहीं भी समझ में आई तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रत्यय पता होना चाहिए और धातु पता होना चाहिए। जी।